नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। कर्नाटक हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो हुआ। आज 26 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के लिए बीजेपी समर्थकों में काफी उत्साह है। एक दिन पहले हाईकोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर रोक लगने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया कि कोई अप्रिय घटना होने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे, चाहे वे किसी भी दल के हों। हालांकि ये टिप्पणी आदेश का हिस्सा नहीं थी। तो बता दें कि बीजेपी समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर 17 विधानसभाओं से होकर पीएम मोदी का ये रोड शो गुजरने वाला है। मिशन कर्नाटक में बीजेपी जुटी हुई है और कोई भी कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ने देना चाहती है बीजेपी। इसी के चलते पीएम मोदी का बेंगलुरु में 26 किलोमीटर का रोड शो शुरू हुआ है। ये रोड शो देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव के लिए मेगा रोड शो शुरू किया है। बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो सुबह 10 बजे शुरू हुआ। उनका ये रोड शो 17 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इसमें हजारों की भीड़ है। पीएम मोदी की रैली में जय बजरंगबली के भी नारे लगाए गए हैं। तो आपको बता दें, बेंगलुरु दक्षिण के सोमेश्वर भवन, आरबीआई ग्राउंड से मल्लेश्वरम के सांके तक निकाले जाने वाले इस रोड शो के लगभग 3.5 घंटे में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक करीब 1:30 बजे तक ये रोड शो चलेगा। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सर्वेश्वर पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ओंकार न्यूज में। मिशन कर्नाटक में बीजेपी लगता है कि क्या बीजेपी दिखाना चाहती है इतना लंबा रोड शो करके? देखिए आस्था जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मिशन मोड चुनावी मोड पे पूरी है तरीके से बीजेपी है। तो रोड शो तो चुनाव के किसी भी को आप देख लीजिए, उसमें होता है तो वो पार्टी अपना स्ट्रेंथ दिखाती है। और जिस तरीके से पहले वहां पे खबर आ रही थी कि कांग्रेस का अपर हैंड है और जिस तरीके से ये बातचीत हुई, अब माहौल विपरीत बदल चुका है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के किसी भी फंक्शन में, किसी भी जहां भी वो गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं, वहां पे लोगों की संख्या जो है, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। अभी जैसे सैटरडे संडे दोनों दिन रोड शो का आयोजन होगा वहां पे जी। और आज 6 मई हो गया है। तो ये अपने जो कहिए चरम उत्कर्ष पे है वहां का जो चुनावी प्रचार है। तो ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये जो लास्ट के 4-5 दिन होते हैं, 3-4 दिन, इसी में बाजी पलट जाती है। और इसमें जो बड़े बड़े चुनावी पंडित हैं, उनको भी अब लगने लगा है कि जो बात कांग्रेस के हाथ में थी, अब पुनः बीजेपी अपनी सत्ता जो कहते हैं दक्षिण का गेट, वो बचा लेगी कर्नाटक को। जी, और बिल्कुल जिस तरीके से रोड शो आयोजित किया जा रहा है, हालांकि रोड शो करने की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन इसके पहले जिस तरीके से मोबाइल फेंकने की घटना हुई, उनकी सुरक्षा में ये चूक कई बार हो चुकी है रोड शो के दौरान। तो अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है तो क्या जिम्मेदारी किसकी होगी, किस तरीके से इसको संभाला जाएगा? देखिए, ये जिम्मेदारी तो जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट के प्रशासन की होगी, क्योंकि ये जो घटना हुई है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। क्योंकि इस रोड शो में कोई भी उपद्रवी तत्व आ सकता है, लेकिन इसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। जी। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और अगर नेता जनता से नहीं मिलने जाएगा ये चुनाव के माहौल में भी, तो फिर क्या होगा? ठीक है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सुरक्षा में एक्स्ट्रा कवर रहता है, और ये जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये जो घटना हुई होगी उससे और सतर्क हो गई होगी, तो उसमें सुरक्षा के लेयर को और बढ़ा दिया गया होगा, और जो चाक चौबंद पूरी व्यवस्था होती है वो होगी। इसमें यह मान के चलना चाहिए। और ये हमारा देश है, कर्नाटक के लोग बहुत अच्छे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। इवन हमने देखा कि एक जगह पे केवल बच्चे थे, उसके पीछे उसके पेरेंट्स होंगे,
केवल उन्होंने बच्चों से ही इंटरेक्शन किया था। जी। बच्चे भी बहुत प्यार से इंटरेक्शन कर रहे थे। जी पाठक जी, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 26 किलोमीटर का ये रोड शो है, लोगों का जमावड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे हुजूम है लोगों का, जिस तरीके से समर्थन रैलियों में दिख रहा है, जनसभाओं में दिख रहा है, क्या वाकई बीजेपी की स्थिति धरातल पर भी ऐसी ही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ी बहुत जो स्थिति पहले थी, जो हवा बन रही थी, कांग्रेस के द्वारा जो भी लाया गया, हर बार कुछ न कुछ कहा दिया जाता है, गाली प्रधानमंत्री के लिए यूज किया जाता है। फिर देखिए, आपको बताता हूँ, उत्तराखंड में चुनाव था, कांग्रेस ऐसे ही लेके आई कि हरिद्वार में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। जो बात बन रही थी, यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास रचा। उत्तराखंड में भी यही परिपाटी थी कि कोई भी गवर्नमेंट रिपीट नहीं हो रही थी, बीजेपी ने वहां पे रिपीट कर दिया। वही बात कर्नाटका में भी हो रही थी कि 40 सालों का इतिहास है कि कोई भी गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई है। और अभी कांग्रेस का अपर हैंड था, लेकिन जिस तरह से मोदी को सांप बोलना, उसके बाद बजरंग दल को बैन लगाने की, उसकी तुलना पीएफआई से कर देना। कहाँ बजरंग दल, कहाँ पीएफआई? पीएफआई कितनी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, वो सिमी का अपग्रेड। तो ऐसे तो पाठक जी, बीजेपी को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कर्नाटक में, क्योंकि जो रोड शो पीएम का हो रहा है उसमें बजरंग बली के भी नारे लगाए जा रहे हैं, और ये बजरंग दल वाला जो मुद्दा है ये बहुत अच्छे से भुनाने की कोशिश में पीएम जुटे हुए हैं। बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है इसको, मुद्दे को भुनाने के लिए। देखिए, चुनाव जो होता है उसमें चुनावी मुद्दे भुनाने के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है, अगर वो अपने नेताओं को मर्यादित भाषा या एक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं करेंगी, उसको तो छोड़िए, खुद राहुल गांधी जी ऐसे ऐसे भाषा प्रधानमंत्री जी के बारे में यूज करते हैं। सोनिया गांधी जी ने भी यूज कर रखा है। हाँ, कहेंगे कि बीजेपी के भी एक नेता ने माननीय सोनिया गांधी जी के लिए शब्द का प्रयोग किया था। तो ये जो है, ये जो बड़बोले नेता लोग हैं, इन पे लगाम लगाने की बहुत जरूरत है, चाहे सब कांग्रेस में हो या भारतीय जनता पार्टी में हो। अब मुद्दा मिल गया तो मुद्दा तो उछालेंगे ही उछालेंगे, और मुद्दा को बुनाने की कोशिश करना तो स्वाभाविक है। राजनीति पार्टी है, प्रधानमंत्री के पद पे है, लेकिन वो एक राजनीति पार्टी के नेता भी हैं, तो वो तो करना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुद्दा को क्यों बुना रहे। अरे, मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत अच्छा समय था कि जो मेन मुद्दे हैं, जनता से जुड़े, पढ़ाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर टिक के रहती। कोई टीका टिप्पणी या जो पर्सनल अटैक करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का पद होता है देश का संवैधानिक पद होता है। उस चीज को कांग्रेस पार्टी ध्यान में ही नहीं रखती है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए। पीएम मोदी का मेगा रोड शो है, 26 किलोमीटर का शुरू हो चुका है। मिशन कर्नाटक में बीजेपी जुटी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया है। सिमलीपाल की यात्रा भारत के राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंडित रघुनाथ मुर्मू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिमलीपाल नेशनल पार्क का दौरा किया है। मयूरभंज दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की औलचिकी लिपि की आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनके जन्म स्थान डंडाबोश गांव में उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ओडिशा सरकार ने पंडित रघुनाथ मुर्मू स्मारक के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। सिमलीपाल की उनकी यात्रा भारत के किसी भी राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। सिमलीपाल नेशनल पार्क के अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रपति की यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उनका मुख्य क्षेत्र में स्थित चहला के दौरे का कार्यक्रम है, जहां उन्हें स्थानीय आदिवासी भोजन परोसा जाएगा और फिर वो भ्रमण के दौरान हिरण, सांबर और हाथियों को भी देखेंगे। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर 4 मई से 2 दिनों के लिए राष्ट्रीय उद्यान को आगंतुकों के लिए भी बंद किया गया। मणिपुर में भड़की हिंसा अब धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन राज्य में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हैं। आज इम्फाल में पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली।
मामले की जानकारी देते हुए डीजीपी डोंगेल ने कहा कि सुरक्षा बलों की वजह से स्थिति में सुधार हुआ है और हमें सख्त आदेश मिले हैं कि हिंसा में योगदान देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करने का आग्रह किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में तय 5 सभाओं और रोड शो को रद्द कर दिया। बता दें कि शाह राज्य और केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और मणिपुर की स्थिति के बारे में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से नियमित रूप से जानकारी ले रही हैं। तो आतंकवादियों ने शुक्रवार रात 1:15 बजे एक बार फिर फायरिंग शुरू कर दी, जो जारी है। ये जानकारी जम्मू में सेना के पीआरओ ने शेयर की है। सेना और आतंकियों के बीच शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से चल रही मुठभेड़ जारी है। इसी बीच में आपको बताते चले, बारामूला के करहमा कुंजर में भी पुलिस और आतंकियों के बीच सुबह 4 बजे से मुठभेड़ चल रही है, जिसमें जवानों ने एक आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये वही आतंकी है जो पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए हमले में शामिल थे। सेना ने इन्हें घेर रखा है, लेकिन आतंकियों के एक ब्लास्ट में शुक्रवार को सेना के 5 जवान शहीद हुए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पहुंच चुकी हैं और इस दौरान सेना के अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह एनकाउंटर साइट पर भी पहुंचे। राजौरी में एनकाउंटर गोवा के पणजी में चल रही एससीओ मीटिंग से पहले हुआ। इस मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल हुए हैं। इसमें जयशंकर ने भुट्टो के सामने कहा था, आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आर्मी ने बताया कि ऑपरेशन 3 मई को शुरू हुआ। राजौरी में कांडी के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली। यहां सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हुई। आतंकवादी गुफा के भीतर छिपे हुए थे। जिस इलाके में आतंकवादी छिपे हैं वहां काफी पेड़ पौधे और पहाड़ियां हैं। बारामूला के एसएसपी आमोद अशोक नागपुरी ने मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए आपको ये भी सुनाते हैं। आज हमें जो है एक रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि करहामा गांव जो है कुंजर पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन सीआरपीएफ की ज्वाइंट पार्टीज ने इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। इस मसले में हमने एफआईआर रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर की जाए। आज हमें जो है एक रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि करहामा गांव जो है टिल्लू ताजपुरी हत्याकांड में जेल प्रशासन ने लापरवाही बरतने के आरोप में 8 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया है, जबकि तमिलनाडु पुलिस के 9 जवानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वहां के कमांडेंट को पत्र लिखा। इसके अलावा इन सभी ने 9 पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। जेल अधिकारी ने बताया है कि विभागीय जाँच में दोषी पाए जाने के बाद इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। जेल अधिकारियों ने बताया कि जेल संख्या 8-9 के 2 सहायक अधीक्षक, एक हेड वार्डर और 4 वार्डर की लापरवाही सामने आई। जांच में सामने आया है कि घटना के दौरान ये लोग वहां मौजूद नहीं थे। इन सभी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जेल की सुरक्षा में तैनात तमिलनाडु पुलिस व वार्डर हेड वार्डर के पास केवल डंडा होता है। ऐसे में अब जेल प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के पास डंडे के अलावा भी कुछ ऐसा हो जिससे वो कैदियों को काबू कर सके। तो बता दें, तिल्लू हत्याकांड में प्रशासन ने एक्शन लिया है। 8 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 8 जेल कर्मियों को निलंबित करने के साथ ही सुरक्षा कर्मियों पर जो हथियार होते हैं उसको लेकर भी सवाल अब खड़े होने लगे, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों पर सिर्फ एक डंडा दिया जाता है। अब विचार किया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के पास डंडे के अलावा भी कुछ ऐसा हो जिससे कि वो कैदियों को काबू कर पाए।
भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिट होने के बाद शानदार तरीके से अपने नए सत्र की शुरुआत की। नीरज ने दोहा डायमंड लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इसमें जीत दर्ज की है। दोहा के कतर में हुए इस इवेंट में नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में जैवलिन को 88.67 मीटर दूर फेंककर सभी को पीछे छोड़ दिया। दोहा डायमंड लीग में नीरज के बाद टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले जैकब वल्डलेच दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने इस जीत के साथ ही एंडरसन पीटर्स से भी अपनी पिछली हार का बदला ले लिया। एंडरसन ने पिछली बार दोहा डायमंड लीग में नीरज को पछाड़ते हुए खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद एंडरसन ने इवेंट में तीसरे स्थान पर रहते हुए खत्म किया। नीरज के इस इवेंट में प्रदर्शन पर बात की जाए तो उन्होंने अपने पहले प्रयास में जैवलिन को 88.67 मीटर दूर फेंका। दूसरे प्रयास में नीरज ने 86.04 मीटर दूर जैवलिन को फेंका। तीसरे में 85.47 मीटर और दूर और चौथा प्रयास नीरज का फाउल हुआ। पांचवें में नीरज ने जैवलिन को 85.37 जबकि छठे प्रयास में नीरज ने 86.52 मीटर दूर जैवलिन फेंका। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरौद में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक परिवार कार में सवार होकर घूमने जा रहा था, तभी कार रिवर्स करते समय अचानक सूखे कुएं में जा गिरी। कार में 4 लोग सवार थे। 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद सभी को निकाला गया। पिता और मासूम बेटी की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना में एक युवक और उनकी 8 साल की बेटी की मौत हुई। वहीं कार में बैठे 2 बच्चे गंभीर घायल हुए, जिन्हें रतलाम अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार खाचरौद के उड़ान पब्लिक स्कूल के समीप कुएं में शुक्रवार सुबह ये कार गिरी है। इस एक्सीडेंट में 2 की मौत हुई और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि वायरस बीमारी और इसका प्रसार अब वैश्विक आपातकाल के रूप में योग्य नहीं है। WHO के इस निर्णय के बाद विनाशकारी कोरोना वायरस अब वैश्विक महामारी नहीं कहलाएगा। इस संक्रमण ने महीनों तक दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसका असर अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर भी गंभीर रूप से पड़ा। हालांकि वैश्विक महामारी की कैटेगरी से डाउनग्रेड करने के बाद WHO ने इस बात के लिए सचेत किया कि भले ही अब इमरजेंसी खत्म हो गई हो, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी का कहना है कि अभी भी हर हफ्ते हजारों लोग इस वायरस से मर रहे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि बड़ी उम्मीद के साथ घोषित कर रहे हैं कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल अब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में कोविड-19 खत्म हो गया है। आपको बता दें, इस बीच भारत में 24 घंटे में 3611 नए संक्रमण आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने पहली बार 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस को एक अंतर्राष्ट्रीय संकट घोषित किया था। तब तक इसे कोविड-19 नाम नहीं दिया गया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।